आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां भाई भाई के खिलाफ 40 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन आखिरी फैसला सुनकर सब हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिलीज डीड और फैमिली अरेंजमेंट के कानून को इतनी सख्ती से लागू किया कि दो भाइयों को उनकी हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चन को आंसर किया। नंबर वन, कि क्या एक अनरजिस्टर्ड कागज 40 साल पुराने विवाद को खत्म कर सकता है, और अगर आपने अपने हक को एक रिलीज डीड के जरिए साइन कर दिया तो क्या 50 साल बाद आप अपना दावा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल इकोसिस में आपका स्वागत है। ये कहानी है पिलप्पा नाम के व्यक्ति की, जिनकी मौत के बाद उनके 4 बेटों और 5 बेटियों के बीच सैकड़ों एकड़ जमीन का विवाद शुरू हुआ। एक बेटे अंजनप्पा की पुकार सुनिए। पिताजी के जिंदा रहते ही दो भाइयों ने 1956 और 1967 में रजिस्टर्ड रिलीज डीड साइन करके अपना हक छोड़ दिया था। फिर 1972 में हम दो बचे भाइयों ने आपस में एक पालू पट्टी यानी पार्टीशन डीड बनाकर जमीन बांट ली। हम अलग रहने लगे, अलग खेती करने लगे। लेकिन 1987 में मेरे बड़े भाई ने अचानक कोर्ट में एक सूट कर दिया। उन्होंने कहा, जॉइंट फैमिली अभी भी है, सब कुछ फिर से बांटो। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत और अलगाव पे सवाल उठा दिया गया। उनकी भावनाएं साफ थी, विश्वासघात का दर्द, पारिवारिक समझौते को तोड़ने का झटका और 40 साल की कानूनी लड़ाई का तनाव। यह सिर्फ जमीन नहीं, उनके अस्तित्व और उनके फैसलों का सम्मान था। नांजूडप्पा, जिन्होंने सूट किया था यानी प्लेंटिफ, उनके वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था 1972 की पाली पट्टी अनरजिस्टर्ड है, ये कोर्ट में मान्य नहीं है। ज्वाइंट फैमिली अभी भी बरकरार है। कानूनी पैतरे के तौर पे स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से पार्टीशन साबित नहीं हो सकता। तथ्य के तौर पे ये रखा कि 1956 और 1967 की रिलीज डीड पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो सिर्फ कागज है। काउंटर में एक बात कही, अंजनप्पा ने जानबूझकर परिवार की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बताने की साजिश रची है। वहीं डिफेंडेंट अंजनप्पा के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, रिलीज डीड रजिस्टर्ड है और बाइंडिंग है। बालू पट्टी से स्टेटस का सेवरेंस यानी संयुक्त संपत्ति का विभाजन हो गया था। हम 1972 से अलग रह रहे हैं। कानूनी पैतरे के तौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 90 का हवाला देते हुए कहा कि 30 साल पुराने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की सच्चाई पर स्वतः विश्वास किया जाना चाहिए। तथ्य के तौर पे ये रखा कि 1972 के बाद सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक मॉर्गेज और यहाँ तक कि 2014 के डेवलपमेंट राइट्स ट्रांजैक्शन साबित करते हैं कि हम अलग थे। काउंटर में एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्लेंटिफ 40 साल तक चुप क्यों रहे, यह विवाद बनाने की साजिश है। यानी जंग थी रजिस्टर्ड रिलीज डीड और फैमिली अरेंजमेंट बनाम अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अवैधता। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया और अंजनप्पा के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर वन, रिलीज डीड पूरी तरह से वैध और बाइंडिंग है। यानी 1956 और 1967 के रजिस्टर्ड रिलीज डीड पर इक्विटेबल स्टॉपेल लागू होता है। जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो 50 साल बाद दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने जोर देकर कहा, कंडक्ट मैटर्स, यानी व्यवहार मायने रखता है। नंबर टू, अनरजिस्टर्ड पालू पट्टी को कोलैटरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह माना कि हालांकि यह पार्टीशन डीड के रूप में रजिस्ट्रेशन के बिना अमान्य है, लेकिन इसे फैमिली स्टेटस के संयुक्त संपत्ति का विभाजन और बाद के कब्जे की प्रकृति को साबित करने के लिए इस सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर थ्री, 1972 से ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई थी, यानी पार्टियां का अलग रहना, अलग खेती करना, अलग अलग लेन देन साबित करता है कि 1972 से ही उनका ज्वाइंट स्टेटस खत्म हो चुका था। जो संपत्ति 1972 के बाद अर्जित की गई थी वह ज्वाइंट नहीं थी। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरों की गणना बदल गई। यानी 1956 और 1967 की रिलीज के कारण 1969 में पिता की मृत्यु के समय ज्वाइंट फैमिली में सिर्फ दो ही बेटे बचे थे। इसलिए नोशनल पार्टीशन के हिसाब से शेयरों की गणना बदलनी होगी। फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे अपील स्वीकार हुई। अंजनप्पा और नंजुडप्पा को जमीन का 21 में से 8वां हिस्सा मिलेगा, बाकी बहनों को छोटा हिस्सा, और 1974 में ज्वाइंट खरीदी गई संपत्ति पर डिफेंडेंट नंबर 6 का आधा हक बरकरार रहेगा। इस केस ने साबित किया कि भारतीय कानून में सिर्फ कागजात ही नहीं बल्कि लंबे समय तक का कंडक्ट यानी व्यवहार भी मायने रखता है। चाहे डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड क्यों न हो, अगर उसके बाद दशकों तक पार्टियों ने अलग अलग रहकर, अलग अलग कब्जे में रहकर उस पर अमल किया तो कोर्ट उसे मानेगी। इक्विटेबल स्टॉपेल का सिद्धांत यही कहता है, आप अपने पुराने फैसलों और व्यवहार से पलटी नहीं मार सकते। आम नागरिकों के लिए टेक अवे ये है कि रिलीज डीड सोच समझ कर साइन करें। एक बार साइन करने के बाद आप भविष्य में कभी दावा नहीं कर पाएंगे। नंबर टू,
पारिवारिक समझौतों को लिखित बनाएं और रजिस्टर्ड कराएं, चाहे वो पार्टीशन हो या सेटलमेंट। रजिस्ट्रेशन भविष्य के विवाद को रोकता है। नंबर 3, कब्जे और रिकॉर्ड को अपडेट रखें। अगर आप अलग हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन सब अलग नाम से करें, यही सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, इस केस से सीख मिलती है, कानून सिर्फ काले और सफेद में नहीं सोचता, बल्कि भूरे रंग के इंसानी फैसलों यानी ग्रे डिसीजन और लंबे व्यवहार को भी समझता है। नंजू डप्पा शायद कानूनी तकनीकी बिंदु पे सही थे, लेकिन 50 साल पहले के अपने हस्ताक्षर और 40 साल के अलगाव के व्यवहार को बदल नहीं सकते थे। अब आपकी बारी है बताने की, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही था, जहां उन्होंने अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी कुछ हद तक मान्यता दी? क्या आपको लगता है इक्विटेबल स्टॉपेल यानी जहां आपका पुराना व्यवहार आपको बांधता है, भारत जैसे देश में सही सिद्धांत है? कमेंट में लिखें। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आसान भाषा में समझने के लिए लीगल इको से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।